Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to continue the series of Insight IS Daily Current Affair of 23rd of October 2020. The topics that we are going to discuss today includes there are 5 topics that are mains point of view, and there are also 5 topics that are prelim specific. So let's start our today's discussion, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe to our channel. So let's start our today's discussion with the first news from the paper 2, that is GS2 paper, covering the topic statutory, regulatory and various quasi judiciary bodies. तो न्यूज़ है महाराष्ट्र विड्रॉ जनरल कंसेंट टू CBI। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने जो जनरल कंसेंट होता है CBI का, ठीक है, क्या होता है मैं बताती हूँ, ठीक है, पहले आपको न्यूज़ बता देती हूँ, ठीक है। तो जनरल कंसेंट जो है उसको विड्रॉ किया है ऑफ अ CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसके लिए हमने जो जनरल कंसेंट उन्होंने वापस लिया है या विड्रॉ किया है, टू प्रोब केसेस इन द स्टेट, ठीक है, जो भी इंक्वायरी होंगी, प्रोब मतलब इंक्वायरी केसेस होंगे स्टेट में, उसके लिए जो जनरल कंसेंट का जो प्रोविज़न है उसको उन्होंने विड्रॉ किया है, ठीक है। अभी हम पहले CBI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं, ठीक है। देखो अभी CBI क्या है, CBI इज़ अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक प्राइमर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। इनके फंक्शंस देखा जाए it function under the superintendence of a department of personnel, ministry of personnel, pension and public grievances of government of India, ठीक है, which fall under the prime minister ऑफिस, ठीक है। PM ऑफिस के अंडर इतने सारे जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है, इसका सब जो है सुपरिटेंडेंस जो है CBI थ्रू देखा जाता है, ठीक है। हाउएवर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इट्स सुपरिटेंडेंस वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिलेटेड ऑफेंसेस रहते हैं वो सारा सुपरिटेंडेंस कौन करता है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो अभी CBI के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो एक नोडल पुलिस एजेंसी ऑफ इंडिया विच कोऑर्डिनेट द इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्री, ठीक है। इस तरीके से हमने CBI के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि अभी ये जो कंसेंट है, ठीक है, जनरल कंसेंट का विड्रॉल किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ने, ठीक है। तो ये जनरल कंसेंट इज व्हाट इज कंसेंट इज़ नेसेसरी, ठीक है, व्हाट कंसेंट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो CBI है, ठीक है, CBI इज़ गवर्न बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दैट मेक्स कंसेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन दैट स्टेट, ठीक है। अभी किसी भी स्टेट में अगर CBI इन्वेस्टिगेट कर रही हो तो उनको उस स्टेट का कंसेंट होना, उस स्टेट का मतलब उस स्टेट की परमिशन होना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो अगर देखा जाए तो CBI जो है, ठीक है, वो गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट थ्रू, ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, अभी यहाँ पे कंसेंट के जो बात की है हमने, तो कंसेंट मेनली 2 काइंड के होते हैं, तो केस स्पेसिफिक एंड जनरल, ठीक है। केस स्पेसिफिक कंसेंट होता है और जनरल कंसेंट होता है, ठीक है। तो केस स्पेसिफिक और जनरल कंसेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। गिवन दैट CBI हैज जुरिडिक्शन ओनली ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज, इट कैन इन्वेस्टिगेट अ केस इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अ वायलेंट क्राइम इन एनी गिवन स्टेट ओनली आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट गिव द एसेंट, ठीक है। तो देखा जाए तो CBI का जो जुरिडिक्शन है ना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमको CBI की इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे लगानी हो तो उस टाइम पे क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेट का जो कंसेंट है हमें नेसेसरी रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो जनरल कंसेंट का विड्रॉल हुआ है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके बारे में अगर देखा जाए तो जनरल कंसेंट इज़ नॉर्मली गिवन टू हेल्प द CBI seamlessly conduct its investigation into cases of corruption against central government employees in the concerned state, ठीक है। तो जनरल कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, CBI को एक स्मूथली और कंटिन्यूसली उनका जो प्रोसेस है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने का केस का, उसको जो पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, कोई कंसर्न स्टेट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है, उनके केसेस रिलेटेड करप्शन वगैरह हो गया, ठीक है, उन सबको हैंडल करने के लिए उनको जनरल कंसेंट लगता है, ठीक है।
अभी व्हाट डज विड्रॉल मीन्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि मेन न्यूज़ ही वैसी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो जनरल कंसेंट तो देख लिया, अभी विड्रॉल मीन्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इट सिंपली मीन्स सीबीआई ऑफिस विल लूज ऑल द पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज सून एज दे एंटर द स्टेट अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड देम, ठीक है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, ठीक है, तब विड्रॉल का केस में क्या होता है, जब सीबीआई के ऑफिसर्स को उनकी पूरी जो पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ऑफिसर की, वो लूज होती है इन द पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट। द डिसीजन मीन्स द सीबीआई विल नाउ have to get a consent from the state government for every cases in register in महाराष्ट्र, ठीक है। अभी जो महाराष्ट्र में जितने भी केसेस रजिस्टर होंगे उन सब की इंक्वायरी के लिए जो है सीबीआई को उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अंडर व्हाट प्रोविजन आर कैन जनरल कंसेंट बी विड्रॉ, भी ये जनरल कंसेंट, ठीक है, कब विड्रॉ कर सकते हैं, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मेंशन किया गया है सेक्शन 6 ऑफ अ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है, जहाँ पे दिया रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन विड्रॉ द जनरल कंसेंट अकॉर्ड्स। अब क्या है, कैन विड्रॉल मीन्स दैट द सीबीआई कैन नो लॉन्गर प्रोब एनी केसेस, ठीक है। अगर हमने विड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि सीबीआई को कोई भी पावर नहीं रहेंगी, ठीक है, टू प्रोब एनी केस, दैट इज टू इंक्वायर एनी केस, ठीक है। नो, बिकॉज द सीबीआई कुड स्टिल हैव अ पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन ओल्ड केसेस रजिस्टर व्हेन जनरल कंसेंट एक्सिस्ट, ठीक है। जब जनरल कंसेंट अभी लागू हुआ है, ठीक है, जो इसके प्रीवियसली जितने भी केसेस थे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो है पावर सीबीआई को अभी भी रहती है। उसके साथ साथ ऑल्सो cases register anywhere else in the country but involve people stationed in the state which have withdrawal constraint would allow CBI jurisdiction to extend to this state, ठीक है। तो अभी जिस भी पर्सन, ठीक है, जो भी अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, मतलब जो भी जिस पर्सन के विरुद्ध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ठीक है, वो अगर दूसरे स्टेट में रहता हो तो उस टाइम पे क्या होता है, और उस पर्टिकुलर जिस स्टेट का वो पर्सन हो, ठीक है, उसने अगर विड्रॉ कर दिया तो उसमें क्या होता है, ये अलाउ करता है सीबीआई जुरिडिक्शन कि वो एक्सटेंड होता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। इसलिए इस तरीके से हमने देख लिया क्या होता है सीबीआई का जनरल कंसेंट विड्रॉल वाली फर्स्ट न्यूज़। अब क्या दिया है नेक्स्ट न्यूज़, श्रीलंकन पार्लियामेंट पासेस 20 अमेंडमेंट, ठीक है। ये टॉपिक कवर कर रहा है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो श्रीलंकियन गवर्नमेंट है, ठीक है, श्रीलंका में उनका कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट को पास किया गया है, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में भी था, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है इस 20 अमेंडमेंट की, क्योंकि ठीक है, इसके हाइलाइट्स अगर देखते हैं उसके बाद आपको समझ में आएंगे कि क्यों ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। काफ़ी बार हमने इसके पहले भी ये डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब बताती हूँ कि हाइलाइट्स क्या है 20 अमेंडमेंट के। इट इन्वेसाइज expansive power and greater immunity for the एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 20 अमेंडमेंट से क्या होगा, जो भी पावर या इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट की वो एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, अमेंडमेंट रोल बैक श्रीलंका 19 अमेंडमेंट अ 2015 legislation that sought a split presidential power while strengthening parliament. The new legislation is turn reduce the prime minister role to a ceremonial वन, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, जब उनका 19 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तो 2015 का उनका अमेंडमेंट था, तो उसमें क्या किया था कि जो भी अभी देखो इस अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट की जो पावर है, इम्यूनिटी है, उसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो इनिशियली 19 अमेंडमेंट में क्या किया था, प्रेसिडेंट की पावर को थोड़ा कम करते हुए पार्लियामेंट्री की जो पावर है उसको स्ट्रेंथनिंग किया था। पर इस अभी ये न्यू अमेंडमेंट की वजह से क्या होगा, जो पार्लियामेंट की पावर है वो भी रिड्यूस हो रही है, उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। वाई वॉज द 19 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस, ठीक है। 19 अमेंडमेंट क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, 19 अमेंडमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस हुई थी, it mainly sought to weaken the power of a presidency which with
द 18 अमेंडमेंट हैड ग्रेटली एक्सपांडेड। ठीक है, 19 अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज हुई थी उसके बिहाफ में, ठीक है, 19th अमेंडमेंट लाई थी। ठीक है, 19th अमेंडमेंट से मैंने अभी बता दिया कि कुछ जो प्रेसिडेंशियल पावर डिक्रीज हुई थी और जो है पार्लियामेंट्री को स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, पर अभी क्या हुआ है, फिर से 20 ला के जो प्रेसिडेंट की पावर है वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो 18 अमेंडमेंट में क्या बेसिक चेंजेस लाए थे, तो पहला ऐसा था कि प्रेसिडेंट को था प्रेसिडेंट कैन सीक री इलेक्शन एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम तक उसको री इलेक्शन कर सकता है। ठीक है, री इलेक्ट हम कर सकते हैं। द 10-member कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल हैज़ बीन रिप्लेस विद द 5-member पार्लियामेंट्री काउंसिल। ठीक है, जो 10-member कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी उनकी वो 5 मेंबर में कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट कमीशन आर ब्रॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो कमीशन थे वो प्रेसिडेंट के अंडर में आ गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ इट इनेबल द प्रेसिडेंट टू अटेंड द पार्लियामेंट वंस इन 3 months एंड एंटाइटल हिम to all the privilege, immunities and the power of the member of a parliament other than the entitlement टू वोट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट थे वो वंस इन द 3 month पार्लियामेंट में अटेंड कर सकते थे। जो भी मीटिंग्स होती थी उनको काफ़ी सारे प्रिविलेज और पावर्स जो थे, इम्यूनिटीज़ थे, वो भी एक्सटेंड कर दिए गए थे। ठीक है, ये सारा जो था 18 अमेंडमेंट में था। ठीक है, इसको जो था इसके बिहाफ में जो था इसको वीकन करने के लिए जो था प्रेसिडेंट की पावर, इसलिए उन्होंने 19 अमेंडमेंट लाई थी। ठीक है, 19 अमेंडमेंट में कुछ जो रोल था पार्लियामेंट्री को स्ट्रेंथन किया गया था, पर अभी फिर से क्या हो गया है, 20 अमेंडमेंट ला के उन्होंने फिर से जो है इम्यूनिटीज़ है, जो पावर है वो प्रेसिडेंट की इस बार भी एक्सपांड की गई है। ठीक है, इस तरीके से हमने सेकेंड न्यूज़ कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। इसके बारे में है तो रिसेंटली कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो साउथ अरेबिया है वो फर्स्ट टाइम जो होस्ट करने वाले हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ अ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, वर्चुअली वो मीटिंग होने वाली है। किसकी मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है ऑफ अ G20 एंटी करप्शन ग्रुप की, साउथ अरेबिया में फर्स्ट टाइम होस्ट होने वाली है। ठीक है, अभी इसके बारे में देखते हैं क्या एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप क्या है। तो वो इस्टेब्लिश किया गया है G20 मेंबर्स थ्रू एट अ टोरंटो समिट 2010 में उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अपडेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ G20 एंटी करप्शन एक्शन प्लान। ठीक है, जो G20 कंट्रीज़ का एंटी करप्शन एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सारा जो रिपोर्ट है वो देती है G20 के लीडर्स को। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, ठीक है, वो क्लोजली कोऑपरेट करता है विथ एंड सपोर्ट मिलता है उनको काफ़ी सारे जो रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहले अभी कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इन जैसे बहुत इंटरनेशनल जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी जो सपोर्ट है इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये 5-6 जो हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की है, मैं उसके बारे में आपको एक शॉर्टली बता देती हूँ। तो सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, OECD। ठीक है, ये कब था इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 37 कंट्रीज़ की। इनका मेन मोटिव देखा जाए टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको स्टिमुलेट करने के लिए OECD का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1961 को। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सबको ही पता है। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनका मेन मोटिव देखा जाए टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग द नेशन, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू बी द सेंटर ऑफ अ हार्मोनी एक्शन इन द नेशंस। ठीक है, वेरियस नेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, USA में। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्यों मैं आपको ये हर एक बॉडी का इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि UPSC का अगर आप सिलेबस याद होगा आपको तो काफ़ी वहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज़, ठीक है, इंटरनेशनल जैसे यहाँ पे आप टॉपिक ही है। ठीक है, वेरियस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड द फोरा
देयर स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक जो बॉडीज़ है यहाँ का इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। ठीक है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो काफ़ी सारे जो मिडल और लो इनकम कंट्रीज़ जो होते हैं उनको लोन या ग्रांट्स प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस पर्पस फॉर परस्यूइंग देयर कैपिटल प्रोजेक्ट। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूएस में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। अब क्या है, नेक्स्ट बॉडी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ। ठीक है, इसमें 190 कंट्रीज़ है। ठीक है, वर्क करती है फॉर फॉस्टरिंग ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द पॉवर्टी अमॉन्ग द वर्ल्ड। ठीक है, आईएमएफ। एंड इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब लास्ट वन है अपना हमारा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये 1989 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेन फॉर्मेशन था वो इनिशिएट किया गया था बाय द G7 कंट्री। ठीक है, G7 कंट्रीज़ ने इनिशिएट किया था। मेनली इनका जब ये फॉर्म हुई थी उस टाइम पे उनका मेन एम था कि वो कॉम्बैट कर पाए मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पर 2001 में एक एडिशनल एक फीचर ऐड कर दिया गया है, टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड उसको भी प्रिवेंट करने के लिए जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है, दो मैटर्स को देखते हैं, दैट इज कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, इस तरीके से जितने भी बॉडीज़ है उसके बारे में देख लिया। अभी G20 कंट्रीज़ क्या है। ठीक है, G20 क्या है, एक एनुअल मीटिंग होती है ऑफ अ लीडर अमॉन्ग द कंट्री विद द लार्जेस्ट एंड द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, जो लार्जेस्ट और फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक है उनका ग्रुप है। ठीक है, इट इज मेंबर अकाउंट 85% ऑफ अ वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, 85% ऑफ अ वर्ल्ड जीडीपी को कंसिडर करता है अलॉन्ग विथ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज अ समिट ऑन अ फाइनेंशियल मार्केट एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमी। जेनेस ऑफ अ G20 देखा जाए तो आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 टू 1998 इस टाइम पे। ठीक है, एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बाद इट वाज एक्नॉलेज दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ अ मेजर इमर्जिंग मार्केट इज नीडेड ऑन अ डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफ़ी सारे जो बड़े कंट्रीज़ है, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि देर इज़ अ नीड कि उनको एक कॉमन जो है प्लेटफॉर्म अराइज करना चाहिए जहाँ पे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का डिस्कस कर सके। ठीक है, उसके बाद जो है G20 का फॉर्मेशन हुआ एंड G7 मिनिस्टर्स एग्री टू एस्टैब्लिश G20 मिनिस्ट्री। ठीक है, G7 जो मिनिस्टर्स थे फाइनेंशियल मिनिस्टर, उन्होंने एग्री किया कि G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर्स बनाया जाए। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन ये बनाया जाए। ठीक है, G20 बनाया जाए और एंड अ सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग इन 1999। ठीक है, इसके बाद जो है G20 का फॉर्मेशन हुआ। फुल मेंबर्स को देखा जाए, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं बताती हूँ आपको, इस फिगर से बताती हूँ। बस एक मिनट, एक बात और ध्यान में रखना कि जब G20 प्लस भी होते हैं काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्री हम ऐड जो हुए हैं। ठीक है, G21, G23 या G20 प्लस हम बोल सकते हैं। ऐसे से काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स है ऑफ डेवलपिंग नेशन वो इस्टेब्लिश हुए थे अगस्त 2003 को। ठीक है, इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द बार्सिला डिक्लेरेशन। ठीक है, साइन हुआ था बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडियन, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका ऑन जून 2003। ठीक है, G20 प्लस जो है मेनली क्या कंसिस्ट करता है, वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन है, 26% ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड 70% ऑफ द फार्मर। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि G20 G7 में कौन सी कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अभी G7 में कौन सी कंट्रीज है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। ठीक है, अगर आप G8 लेते हो तो इन 7 कंट्रीज में रशिया भी ऐड हो जाता है। ये 7 कंट्री के साथ रशिया ऐड हो गया है। अगर G20 करा जाए तो ये 7 कंट्री, ये 7 कंट्री, ये 8 कंट्री। ठीक है, और बाद में और कुछ एडिशनल है। ठीक है, उसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे कंट्रीज आते हैं G20 में। ठीक है, in this way we conclude this news. The next news is from GS paper 3, inclusive growth and issue arising from it. ठीक है, what are the government security। तो रिसेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में न्यूज़ क्या है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया है या उन्होंने अनाउंस किया है कि वो परचेस करने वाले हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट, इतने 20,000 करोड़ तक उन्होंने डिसाइड किया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाले हैं अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, OMO के अंदर। ठीक है, ओपन
मार्केट ऑपरेशन के अंडर में, ठीक है। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि द मार्केट ऑपरेटेड द मार्केट ऑपरेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई थ्रू कंडक्ट किया जाता है किस वे में, ठीक है, वो सेल हो परचेस हो, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा जाता है, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट और टू द मार्केट, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट, ठीक है। जो लिक्विडिटी कंडीशन है मार्केट में, ठीक है, जो कैश फ्लो है मार्केट में, उसको एडजस्ट करने के लिए जो आरबीआई सेल परचेस, ठीक है, ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द मार्केट और फॉर द मार्केट, ठीक है। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने वाली है आरबीआई, ठीक है। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूँगी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम GSEC भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। की फीचर्स देखा जाए तो इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेप ऑब्लिगेशन, ठीक है, जब गवर्नमेंट डेप ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करता है। सच सिक्योरिटीज़ कैन बी, ठीक है, ये जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, शॉर्ट टर्म्स भी हो सकती है जैसे कि ट्रेजरी बिल विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी अगर लेकर जाए ट्रेजरी बिल का, वो लेस देन 1 ईयर होता है। और जो सिक्योरिटीज़ है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड और डेट सिक्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी लेवल देखा जाए तो 1 ईयर और मोर, ठीक है, दो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल एंड द बॉन्ड और डेडेड बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स बोल सकते हैं और ट्रेजरी बिल्स जो है उसको इशू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इशू ओनली बॉन्ड्स और डेरेड सिक्योरिटी विच आर कॉल एज अ स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना ट्रेजरी बिल भी ले सकती है और बॉन्ड्स भी ले सकती है, पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड्स ले सकती है, ठीक है, और उसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिंस दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट दे कैरी नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अ रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी ये गवर्नमेंट इशू करती है इसलिए वो किसी भी टाइप का रिस्क नहीं होता है, इसलिए हम उसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। FPI are allowed to participate in GSEC, that is government security market, within a quantitative limit प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ठीक है, FPI, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट है, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं और प्रिस्क्राइब टाइम टू टाइम भी रहता है, ठीक है। वाई आर द GSEC वोलेटाइल, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो वोलेटाइल क्यों होती है, तो सबसे पहला जो रीज़न है गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइजेस फ्लक्चुएट शार्पली इन द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी सारा उनका फ्लक्चुएशन होता है प्राइजेस में, ठीक है, जिसके वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो वोलेटाइल होती है। और काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ सिक्योरिटी, ठीक है। कभी डिमांड राइज होती है, ठीक है, कभी डिमांड कम होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होता है, कभी सप्लाई कम होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिमांड एंड सिक्योरिटी जो इशू है इसके वजह से भी वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी एंड अदर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेक्शन, ऑब्वियसली काफ़ी सारे इंटरेस्ट रेट जो चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, उसके साथ साथ लिक्विडिटी क्लास फ्लो कितना है मार्केट में, उसके साथ इन्फ्लेशन कितना है, वो भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट इन अदर मार्केट, ठीक है, बाकी मार्केट में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मनी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, ठीक है, स्पेशली US ट्रेजरी बिल में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। पॉलिसी एक्शन जो हो रहे हैं RBI, ठीक है, जैसे कि रेपो रेट चेंज हुआ, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सारे जो फैक्टर है इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि GS दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी वोलेटाइल होती है, उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अब दिया गया है नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट आर मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक्स रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव has announced an agreement with a pharmaceutical major Merck to develop SARS-CoV-2 neutralizing मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक्स का जो है डेवलप किया गया है बाय, ठीक है, मतलब इसके डेवलपमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल जो मेजर है, ठीक है, मार्क करके, तो इनके साथ जो इनिशिएटिव एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एड इनिशिएटिव थ्रू, ठीक है। तो क्या करने के लिए, टू डेवलप द SARS-CoV न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक। अभी ये मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक्स क्या होती है, दे आर अ मैन मेड
प्रोटीन दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबायोटिक इन अ इम्यून सिस्टम। ठीक है, मैन मेड प्रोटीन होती है, वो एक ह्यूमन एंटीबायोटिक तरह एक्ट करती है इन अ इम्यून सिस्टम। ठीक है, दिस एंटीबायोटिक आर को इन्वेंटेड बाय IAVI एंड स्क्रिप्ट रिसर्च एज इनोवेटिव इंटरवेंशन टू एड्रेस द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ये को इन्वेंटेड है एंटीबायोटिक बाय IAVI। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल एड्स वैक्सीनेशन इनिशिएटिव है। ठीक है, एंड जो स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सॉरी ये नहीं है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट रिसर्च का जो है एक इनोवेटिव इंटरवेंशन है कि एड्रेस करने के लिए कोविड-19 का पैंडेमिक। ठीक है, पोलोक्लोनिक भी रहता है और मोनोक्लोनिक रहता है। ठीक है, अभी इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन अगर देखा जाए तो पोलोक्लोनिक जो होता है चीप टू प्रोड्यूस। ठीक है, काफ़ी चीप होता है, और जो मोनोक्लोनिक है एक्सपेंसिव होता है। मिक्स पॉपुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक इन दिस केस एंड इन द सिंगल एंटीबायोटिक स्पीशीज मेनी ब्लाइंड टू डिफरेंट एरिया ऑफ अ टारगेट मॉलिक्यूल विल ओनली बी ब्लिंग स्पेशल सिंगल स्पेसिफिक साइट। ठीक है, एंड बाद में है टॉलरेंट टू स्मॉल चेंजेस इन प्रोटीन। ठीक है, डी नेचुरेशन डिमिसरेशन एंड प्रोस्पोलेशन। ठीक है, एंड मे बी ओनली ओरिजिन एट अ पर्टिकुलर प्रोटीन इन्फिनिट रिन्यूएबल। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए। ठीक है, पॉलीक्लोनिक एंटीबायोटिक्स एंड मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक्स। Now the news is from prelims. CPIW base year revised to 2016. ठीक है, CPIW that is Consumer Price Index of a Industrial Workers जो था इनिशियली उनका बेस ईयर जो था। ठीक है, हम जो भी इंडेक्स निकालते हैं उसका एक बेस ईयर रहता है। ठीक है, इसके जो है इसके केसेस में हम जो है एक जो हमारा करंट ईयर का जो भी करंट इशू चल रहा है, ठीक है, जिसका इंडेक्स निकालना है उसको कंसीडर करते हैं। तो इनिशियली क्या था, इस ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसको 2001 के बेस ईयर कंसीडर करते थे, अभी उसको 2016 का बेस ईयर रिवाइज कर दिया गया। किसने रिवाइज किया है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रिवाइज किया है। ठीक है, अभी रिवाइज क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न गिविंग मोर वेटेज टू द स्पेंडिंग ऑफ अ हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस while reducing the weight of food and the beverages। ठीक है, तो इनिशियली मतलब जो फूड एंड ब्रिवरेजेस को ना काफ़ी ज़्यादा जो वेटेज दिया था उसको रिड्यूस करके अभी जो कंजप्शन पैटर्न चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारी जो स्पेंडिंग बढ़ रही है हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन और काफ़ी सारे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसको जो चेंज मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कंसिडर करने के लिए जो है बेस ईयर का जो चेंजेस लाया गया है। ठीक है, यूज़ ऑफ अ CPIW इसका यूज़ क्या है? ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ अ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका यूज़ देखा जाए ये मेज़र करता है जो इन्फ्लेक्शन होता है रिटेल प्राइजेस में। ठीक है, उसके साथ साथ इट ऑल्सो यूज टू रेगुलेट द डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो होता है गवर्नमेंट स्टाफ को मिलता है या इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलता है उसको भी रेगुलेट करता है, एज वेल एज रिवाइज द मिनिमम वेजेस ऑफ अ इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो मिनिमम वेजेस है उसको भी रिवाइज करता है। टेस्टिमोनी ऑफ अ सेक्सुअल असल्ट विक्टिम इनफ फॉर द कन्विक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने हेल्प किया है the sole and trustworthy evidence of a woman who is a victim of a sexual offense is enough to find her assailant guilty। ठीक है, जो भी असाइलेंट है, ठीक है, जो भी पर्सन ने क्राइम किया है, ठीक है, जिसने भी फिजिकल अटैक किया हो किसी और पे, ठीक है, उसको गिल्टी फाउंड करने के लिए, ठीक है, उसको जिम्मेदार बनाने के लिए एक सोल और एक वर्दी एविडेंस जो है वुमेन थ्रू दिया गया है। ठीक है, जो विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंस की वो भी एक इनफ होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी बताया है द वुमेन हु इज़ अ विक्टिम ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस assault is not an accomplice to the crime but a victim of another person lust, and therefore her evidence need not be tested with the same amount of suspicion as that of a अकम्पली। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि ठीक है जो भी वुमेन, ठीक है, जो भी सेक्सुअल असल्ट, ठीक है, उस पर हुआ है उसको हम जो क्राइम जिस पर्सन ने क्राइम कंडक्ट किया है उसकी अकम्पली मतलब उसकी साथीदार, ठीक है, उसकी पार्टनर ना होते हुए, ठीक है, वो विक्टिम हुई है, ठीक है, वो गुनाह उसके साथ गुनाह हुआ है दूसरे पर्सन के लस्ट के वजह से। ठीक है, लस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, दूसरे पर्सन के उसके सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से वो पर्टिकुलर जो वुमेन है उसने जो है सेक्सुअल जो
असल्ट है वो फेस किया है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं अब जब हम इंक्वायरी करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, जब भी टेस्टिंग होती है एविडेंस की, उस टाइम पे आप जो भी क्राइम कंडक्ट करता, ठीक है, जो अकम्पली होता है क्रिमिनल के साथ, जो भी गिल्टी पर्सन है उसके साथ, उसके जैसे उसी सस्पेंशन के साथ, कि उसी अमाउंट के सस्पेंशन के साथ आप नहीं चेक कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड देखा जाए ये क्यों ऐसा जो एविडेंस रिलेटेड, ठीक है, जो ये वुमेन रिलेटेड ये अच्छा जो प्रोविजन लाया है, ठीक है, किस बैकग्राउंड पे लाया है, तो कोर्ट हैज़ कंफर्मिंग द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय टू द मैन फाउंड गिल्टी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ अ सेक्शुअल असल्टिंग अ चाइल्ड 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में सेक्शुअल असल्ट हुआ था एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ, तो उसके बिहाफ में जो है इसके बैकग्राउंड पे है ये दो जो एडिशनल उन्होंने ऐड किया है, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग, ठीक है। तो DRDO ने, दैट इज़ जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली उन्होंने कैरी आउट किया है, ठीक है, फाइनल ट्रायल हुआ है ऑफ अ 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल का उसका नाम है नाग, ठीक है। एट अ पोखरान जो फायरिंग रेंज है, ठीक है, पोखरान फायरिंग रेंज है, वहाँ से ही उसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। डेवलप किसने की है? इंडिजियसली डेवलप है, ठीक है, इंडिया ने ही डेवलप की है, ठीक है। किसने डेवलप की है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है, द नाग ATGM, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च हुई थी, लॉन्च कर सकते हैं हम बोथ फ्रॉम लैंड एज वेल एज अ एयर बेस प्लेटफॉर्म से भी उसका लॉन्चिंग हो सकता है। उसकी रेंज देखा जाए 4 to 7 किलोमीटर है। मिसाइल इज फिटेड विथ होम डेवलपमेंट इंफ्रारेड सीकर एंड एवोनिक द कैपेबिलिटी प्रोसेस बाय ओनली अ फ्यू नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो फैसिलिटीज़ दी है इन्होंने, तो वो काफ़ी कम देशों में उपलब्ध है, ठीक है। ये मिसाइल है नाग। नेक्स्ट इज टुबारियस सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये एक नेक्स्ट मतलब एक न्यू सेट जो है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड डीप इन द अपर पार्ट ऑफ अ थ्रॉट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द थ्रॉट में है, ठीक है। इसको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ऑफ नेदरलैंड ने, उन्होंने डिस्कवर किया है कि एक सेट है ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में मिलता है, ठीक है। ये ग्लैंड आर अबाउट 1.5 इंचेस, ठीक है, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर रहता है उसकी लेंथ ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो, एंड आर लोकेटेड ओवर द पीस ऑफ अ कार्टिलेज कॉल एज अ टोरस टाबुरियस, ठीक है। यहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं जो पीस ऑफ अ कार्टिलेज, ठीक है, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे वो लोकेटेड होता है। ये हमारा थ्रोट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है एरो के जैसे दिखाया है वहाँ पे लोकेटेड है, साइंटिस्ट ऑफ नेदरलैंड उन्होंने फाइंड किया है, ठीक है। द ग्लैड प्रोबेबली लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चर द अपर थ्रोट बिहाइंड द नोज एंड द माउथ, ठीक है। तो वो मॉइस्चर करती है, ठीक है, सॉरी जो ग्लैंड है वो प्रोबेबली लुब्रिकेंट एंड अ मॉइस्चर द अपर थ्रोट ऑफ अ अपर थ्रोट जो हमारे माउथ और नोज के बिहाइंड में होता है। डिस्कवर्ड मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये जो डिस्कवरी है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अंटिल नाउ देखा जाए देयर आर 3 नोन लार्ज सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन, ठीक है। अब तक तो 3 ही सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ऐसा पता था, ठीक है। 1 जो होते हैं अंडर द टंग होती है, एक अंडर आवर जॉ होती है, एंड एक जो होती है, ठीक है, 3 जो है, एक अंडर द टंग अंडर द जॉ एंड द थर्ड वन इज बैक ऑफ अ जॉ बिहाइंड द चीक, ठीक है। पहले तो हमें 3 ही पता थे, वो अभी न्यू जो है उन्होंने फाइंड किया है ये वाला ग्लैंड साइंटिस्ट, ओके। यहाँ पे बस वही पॉइंट दिया है, इतने इंच का होता है एवरेज, कहाँ पे लोकेटेड होता है मैंने बता दिया, एंड इट बिलीव टू बी लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चर अपर थ्रोट the researcher wrote. And in this way, okay, there is one again news, life in a miniature project, ठीक है। miniature project पे एक रिलेटेड है एक न्यूज़, दैट इज़ इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। किसके बीच में? जो नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर के बीच में सेवरल 100 मिनिएचर जो पेंटिंग है फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम दिल्ली से, ठीक है, कैन बी व्यू ऑनलाइन। जो गूगल आर्ट और कल्चर है, ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन व्यू हो सकता है बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट यूज टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, augmented reality and digitalization with high definition robotic camera and showcase their special work of art in the मैजिकल न्यू वे, ठीक है। तो जो हमारे गूगल आर्ट एंड कल्चर है वहाँ पे ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं जो इंडिया के जो नेशनल म्यूजियम के जो पेंटिंग्स है 1000 ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स उसको, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर न्यूज़ एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।